हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। तो आज का वीडियो है हमारा परीक्षा मंथन का करंट अफेयर का। ठीक है, ये है आपका लक्ष्य 1 2025 का करंट अफेयर, जिसमें आपको सारे ही 2024 और 2025 के से रिलेटेड करंट अफेयर हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक है भारत में जनगणना और उससे संबंधित मुद्दे। तो नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्तमान में नवीनतम जनगणना के डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू होगी और वर्ष 2026 में रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। मुख्य बिंदु विदित हो कि भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। इसका अगला चरण वर्ष 2021 में शुरू होना था, किंतु कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं, साक्षरता दर 74.04% और 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि 17.64% थी। यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कुल 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहती थी। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी लगभग 20 करोड़ वाला राज्य था, जबकि सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, जिसकी जनसंख्या 64,429 थी। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था और गोवा सबसे छोटा राज्य, जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनगणना 2025 से संबंधित प्रमुख मुद्दे। नेक्स्ट, जनगणना 2025 का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर स्थापित करना है। साथ ही NRIC की स्थापना के प्रथम चरण में जनगणना प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको NPR कहते हैं, को अपडेट करना भी शामिल है। इस जनगणना के बाद जनगणना चक्र भी बदलने वाला है। वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और फिर वर्ष 2045, वर्ष 2055 में जनगणना होगी। जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। आगे है भारत सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय को मानते हैं। NRIC के बारे में देखिए, NRIC के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि NRIC से तात्पर्य सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता के सत्यापित दस्तावेज रजिस्टर से हैं। इसका उद्देश्य भारत के सभी कानूनी नागरिकों का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि अवैध अप्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निर्वासित किया जा सके। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्ष 2003 के संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया। NRIC के लाभ तो सत्यापित नागरिक रजिस्ट्री बनाए रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है, पहचान सत्यापन को सुव्यवस्थित करना है, पहचान धोखाधड़ी और दोहराव को कम करना है और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम करना, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ केवल पात्र प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे। देखिए, NRIC और आधार में अंतर, क्या अंतर है दोनों में? तो आधार पहचान सत्यापन पर केंद्रित है और इसे कोई भी निवासी रख सकता है, जबकि NRIC का एक नागरिकता सत्यापन प्रणाली है जो नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करती है। इस प्रकार आधार मोटे तौर पर सभी निवासियों के लिए समावेशी है, जबकि NRIC नागरिकों के लिए एक निश्चित रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। नोट यह है कि हमारा भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को अपडेट किया गया। याद रखने योग्य यहाँ पे चीज़ है कि भारत में केवल असम ही है जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 2019 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किया गया है
अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया ने सख्त दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं के कारण इसकी सटीकता और निष्पक्षता पर चिंताएं पैदा की, जिसके कई ग्रामीण और कम शिक्षित निवासी मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ हो गए। प्रस्तावित राष्ट्रीय एनआरआईसी के विपरीत असम का एनआरसी असम समझौते द्वारा निर्देशित था, जिसने अनूठी शर्तें लगाई थीं। असम का अनुभव उन महत्वपूर्ण मानवीय और प्रकाशनिक चुनौतियों को उजागर करता है जो एक राष्ट्रीय व्यापी एनआरआईसी को लागू करने से उत्पन्न हो सकती है। जनगणना के बारे में देखिए, जनगणना से यहाँ पे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। परिभाषा: जनगणना को एक निर्दिष्ट समय पर किसी देश या देश के किसी सुस्पष्ट भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या की आर्थिक एवं सामाजिक डाटा संकलित करने, मूल्यांकन करने, विश्लेषण करने व प्रकाशित करने की कुल प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। उद्देश्य: जनसंख्या के आकार, वितरण, संरचना एवं अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में मानक जानकारी प्रदान करना। यह जानकारी नीतियों व कार्यक्रमों की नियोजन, राष्ट्रीय व वैश्विक विकास एजेंडे के कार्यान्वयन की निगरानी और अनुसंधान के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि दशकीय जनगणना का आधार: संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार हर देश को प्रत्येक 10 साल में जनगणना करानी चाहिए। भारत में जनगणना का इतिहास: भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान किसी तरह की जनसंख्या गणना की जाती थी। 321 से 296 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनगणना पर जोर दिया गया था। मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन व कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डाटा शामिल था। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1824 ईसा में इलाहाबाद शहर में और 1827 से 28 में जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनारस शहर में जनगणना की गई थी। नेक्स्ट है, किसी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इन सब चीज़ों से कि पहली बार राज्य में कहाँ जनगणना की गई थी, इस प्रकार से। तो ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। इसके बाद 1881 ईस्वी में जनगणना 17 फरवरी 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना वर्ष 1951 में और अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में दर्ज की गई है। वर्ष 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है और वर्ष 2025 में भारत की 16वीं जनगणना दर्ज की जाएगी। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है भारत में जनगणना प्रक्रिया। भारत में जनसंख्या जनगणना की योजना और अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाई जाती है। ये संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। भारत की जनगणना की पूरी गतिविधियां गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत निष्पादित की जाती है। ये कार्य सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्रशासन के प्रशासनिक समर्थन और सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना संचालन निर्देशकों के नेतृत्व में क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अपने संबंधित क्षेत्र अधिकारी में जनगणना गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है जो संबंधित जिलों, नगरों, नगर निगमों में जनगणना के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में जनगणना से संबंधित प्रमुख कानून, देखिए कानून क्या क्या आए थे। जनगणना अधिनियम 1948, नागरिकता अधिनियम 1955, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969,
जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। तो इस प्रकार से हमारी जनगणना की ये जो टॉपिक थी कंप्लीट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये भारत में जनगणना का इतिहास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस एरिया को आप यहाँ पे अपने नोट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू।